जय चलायो, जय सरना माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोहन अकेला यूट्यूब चैनल में। अधिक से अधिक संख्या में लाइव जुड़ें, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेता हूँ, लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, नया लिंक। और चैनल में पहली बार आए हैं तो अपनी संस्कृति और अपने भाषा क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए आप सभी मोहन अकेला चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आप सभी मेरा मनोबल बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है, तो हम अपने उरांव जनजाति संस्कृति और अभी के इस युग की बात करेंगे। तो आप इस लाइव लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने उरांव समाज जो भारत देश में, पूरे भारत में है, विश्व में है, वो भी वीडियो को देखें और जानें। तो मैं 5-10 सेकंड ले रहा हूँ लिंक शेयर करने में। जुड़े रहें, जल्दी से जल्दी जुड़ें लाइव। विशेषकर हमारे उरांव समाज के युवक जो टेक्निकल मोबाइल को अच्छा से चलाने जानते हैं, उसका अवश्य इसका लाभ लें। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं शेयर कर दिया हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप में। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और मुफ्त का ज्ञान लें। तो जय जोहार का अर्थ होता है, उस प्रकृति को हम नमन करते हैं जो सबका कल्याण करती है। हिंदी से इसका अर्थ होता है जय जोहार, वैसे मुंडारी भाषा में है। और दाव पैरी का अर्थ होता है सुप्रभात। आपके जीवन में धर्मेश का, माँ चलायो का जो बीड़ी धर्मेश है, उसका सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। और चूँकि मैं आज उरांव जनजाति की बात करने वाला हूँ, तो मैं खुद एन कुड़खान हिगदन, मैं मनमोहन भगत, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से। देश मेरा भारत है और मैं अपने देश, अपने राज्य छत्तीसगढ़ महातारी से बहुत ही प्रेम करता हूँ। तो मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी, आ रही है या नहीं आ रही है, लाइव चैट के माध्यम से मुझे थोड़ा बताने की कृपा करें। 13 लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो मैं आज उरांव जनजाति के संस्कृति और अभी का जो चल रहा है युग, उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो उरांव जनजाति बहुत ही, इसका समृद्ध इतिहास रहा है। हमारे पूर्वज, और आज हम जितना विकसित हैं वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। तो आज मैं हिंदी से बात करूँगा और एक बार मैं अपना कुड़ुख से परिचय बता देता हूँ। एन मनमोहन भगत हिगदन इंघे पद्दा है के जो खुदगांव, जिला जसपुर ती, और इंघे राज्य है के छत्तीसगढ़। और एन भारत देश ती लाइव यूट्यूब ही माध्यम ती कुणुती कथा कम आदन और उरांव जनजाति और इसका नाम है संस्कृति का से रहचा और नाम अभी इंद्रन मन आदत अधिबारेनु इन कथा कमना चाहदन। और आवाज़ माल बार तेंके एन मोबाइल अब ठीक ना नहीं कोशिश ननुन, क्योंकि एन मोबाइल तिम लाइव बर्च कर दन तो क्वालिटी नो कटिक डिस्टर्ब आ सकता है क्वालिटी में, तो उस पर ध्यान ना दें। मेरे आवाज़ को ध्यान से सुने। तो हमारा जो ये प्रकृति है, हम इससे जुड़े लोग हैं। उरांव जनजाति हमेशा जंगल से निकलकर ये समुदाय बनाकर समाज में इसका उदय हुआ है और अभी बहुत ही विकसित है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं।
तो मैं आज इस महुआ को उठाने आया था, तो सोचा कि महुआ तो अभी गिरा नहीं है, अभी गिर ही रहा है। तो मैं अपने उरांव संस्कृति और जनजाति के बारे में बात कर लूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि समय का सही सदुपयोग करने से सबका ही भला होता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो दोस्तों, अभी उरांव जनजाति बहुत ही समृद्ध रहा है। हमने सुना है, देखा है इतिहास में कि हमारे उरांव जनजाति से ही राजा महाराजा भी हुआ करते थे। एक युग था, कम से कम 1000 साल पहले कहना चाहिए, जो रोहतासगढ़ किला था। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम कितना समृद्ध थे और आज हम कहाँ हैं, राजा हैं कि प्रजा हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह की राजनीति चल रहा है, सिर्फ हम राजनीति के उपयोगकर्ता के रूप में हो गए हैं, उस पर राज करने वाले हम अभी नहीं रह गए हैं। इस बारे में हमारे महानुभावों को विचार करना चाहिए कि नेता लोगों के पीछे भागने से अच्छा खुद बड़ा नेता बन जाना ही अच्छा है। हम जो भी नेता को फॉलो करते हैं, उसे हम उसकी विचारधारा से जुड़ जाते हैं और हम उसे प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। तो विशेष आग्रह रहेगा आज कल के सभी युवा से, सभी संगठित रहें और मजबूत बनाए रखें अपने उरांव समाज को। तो उरांव समाज का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे खान पान रहता था। तो इस बारे में हमें जानना ज़रूरी है आज के परिवेश में। आज के कहीं ना कहीं आजकल के आधुनिकता के चक्कर में हम खुद का नुकसान ही कर रहे हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़ने के फ़ायदे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यही वजह है कि वे 200 से 250 साल तक जिए अधिकतम, और एवरेज तो 100 से 150 साल आराम से जी जाते थे, क्योंकि प्रकृति का परिवेश बहुत अच्छा था। और आज हम आधुनिकता के चक्कर में हम प्रकृति का क्या से क्या कर गए, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारे देश, राज्य और पूरे विश्व का जो हालत है, वो यही प्रकृति के छेड़छाड़ से ही ये कुछ संभव हो पा रहा है। हम इंसान हैं और उरांव जनजाति के लोग संस्कृति, इसे प्रकृति की रक्षा करने के लिए इसे अपने संस्कृति से जोड़ दिया कि नदियों की पूजा करें, हम जल देवता की पूजा करें और वन देवता की पूजा करें। जितना भी वन है, अधिकतर बहुत सारे को पवित्र माना गया। कर्मा डगाल को गाड़ते हैं। और अभी हमारा नए साल का नया पर्व जो मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, वो क्या, आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं बता ही देता हूँ। तो सबसे पहला त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार और खुशी से झूमने वाला त्यौहार अभी सरहुल है, जिसे हम उरांव से खद्दी पर्व के नाम से जानते हैं। ये हमारे प्रकृति का पहला पूजा है, जो हम इसमें अपने पुरखों को याद करते हैं और अपने इष्ट देव, कुल देव, महादेव और ये धरती माता और जो भी सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, पृथ्वी और ये प्रकृति है, इसकी हम पूजा करते हैं, जो हमें अपनी आँखों से दिखता है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं, और जानने से पहले मैं आप सभी को प्रकृति के पर्व खद्दी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जितने भी देश विदेश प्रदेश अन्य राज्य से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से पारंपरिक रीति रिवाज से सरहुल का पर्व मनाएं। तो बहुत कम यूज़र देख रहे हैं, मुझे लग रहा है लाइव में 2-3 ही मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन
मैं अपनी बात को कहता हूँ और जो रिकॉर्ड होगा उसे मैं सभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। आज वैसे भी रविवार छुट्टी का दिन है, तो इसलिए मैं सोचा कि इस समय का उपयोग कर लूँ। तो दोस्तों, उरांव जनजाति प्रकृति से कैसे जुड़ा है? तो सबसे पहले जुड़ने का माध्यम क्या है? ये पैर है हमारा। तो आजकल हम इसी से दूर होते जा रहे हैं, अपना मिट्टी से। खेलता हज्जत इनाम गेच्छा मनते का आदत। और जब हम प्रकृति से कट जाते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमें वो ताकत नहीं रहता है जो पहले था। हमारा उरांव जनजाति का इतिहास मैं जो बता रहा हूँ, उसमें हमारे जो पूर्वज थे वो सबसे पहले खेती करना सीखे, और खेती करने से भी पहले से कैसे खाने के लिए जीना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सबसे पहले शिकार किया करते थे सामूहिक। और आज यहाँ राजा महाराजा में भी जनी शिकार का जिक्र आता है, जिसमें महिलाएं भी शिकार में भाग लेती थी। और अभी प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मुक्का सेंद्रा या जनी शिकार के नाम से जिसे जाना जाता है। क्योंकि उरांव जनजाति केवल उरांव जनजाति ही अपने समुदाय को लेकर आगे नहीं बढ़ता था, पूरा इसके साथ और अन्य जनजाति के भी कबीले रहते थे। और हमें अपने गांव आसपास देखेंगे, यदि आप गांव में रहते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ये जो 3 मुख्य जातियां हैं, इन्हें अपने साथ ही लेकर चलते थे। क्योंकि अभी जितना जनजाति का नाम लिया, इसमें कंवर भी हो सकते हैं और डोमरा लोग भी रहते थे जो शादी में बाजा बजाने का काम करते हैं। सबका अपना अपना उत्तरदायित्व रहता था। क्योंकि उरांव जनजाति खेती किसानी में पारंगत था और पशुपालन में, तो इसे पारंपरिक खेती नांगर बनाकर जोतते थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही गर्व का विषय था। और हर चीज़ को पूजा पाठ करके इसका शुरुआत किया जाता था। तभी खद्दी पर्व जब शुरू होता है, खद्दी पर्व शुरू होने के बाद जितना भी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है, जैसे शादी विवाह हुआ, अब छठी तो 12 मास करते हैं आजकल, तो ये, और हर मौसम में मौसमी अलग अलग गीतों का निर्माण किया हमारे पूर्वजों ने। उसे आज बहुत ही कम सुनने को मिलता है। शादी ब्याह या छठी हो गया, गमी हो गया, और सबका सांस्कृतिक अपना रीति रिवाज अलग ही है हमारा। क्योंकि हम जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय से प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और कोई भी समाज को चलने में एक धर्म में धारण करने की आवश्यकता अवश्य होता है। तो हमारा अद्दी धर्म या आदि धर्म कह लीजिए, वो हमारे रिकॉर्ड में मिलता है। और हमारे जनजाति, उरांव जनजाति के लोग अपना टाइटल उरांव लिखते थे। फिर उसके बाद भगत भी लिखना शुरू किए। उसके बाद बहुत लोग अपना गोत्र को लिखना शुरू किए। ये हमें एक रूपता अभी भी बनाए रखने की ज़रूरत है। अब मेरा पिताजी मेरे यहाँ रमेश चंद्र भगत लिख दिया, तो उसके बाद मेरा अंक सूची में मनमोहन भगत लिखा गया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी हाँ, हम वास्तव में भगत हैं, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ। मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हूँ। तामसिक जो आहार आता है उसका सेवन मैं नहीं करता हूँ। मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। बाकी हमारे जो पूर्वज थे मांसाहारी थे, अभी भी हैं उरांव लोग, और मांस मदिरा नशापान का सेवन करते हैं। क्योंकि नशापान हमारे समाज के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। और कुछ भी, कोई भी समाज हो, बिना शिक्षा का दोनों पैर से लंगड़ा हो जाता है। तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे पूर्वजों ने अपने, उस टाइम तो उतना शिक्षा का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी। तो जॉइंट फैमिली होने के कारण घर में ही ट्रेनिंग पूरा हो जाता था। क्योंकि भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बाबा कार्तिक उरांव और
बाबा भीखराम भगत दोनों ने मिलकर सुस्वाशासन पढ़ा व्यवस्था किया, जो उरांव समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि आज की आधुनिकता के में हमारा समाज बिखरा हुआ है कहीं ना कहीं। जीने खाने के लिए नौकरी पेशा के चक्कर में गांव से अधिकतर आबादी शहर में रहने लग गया है, कमाने खाने गए हैं, और भी दूसरे कारण से अपना सुख सुविधा और सहूलियत के हिसाब से अधिकतर शहर में बस गए हैं। और अभी बाबा कार्तिक और भीखराम भगत ने अनेक क्रांतिकारी भी हुए। क्रांतिकारी तो बहुत सारे हुए और उन्हें भी हम याद करते हैं। वीर बुद्धू भगत, जतरा भगत, जो टाना आंदोलन के, उसे टाना भगत भी कहा जाता है, और बहुत सारे हुए। और सिंगी दाई, कैली दाई, इन लोग भी अंग्रेज के आने से पहले मुगलों से इन लोगों ने लड़कर वीर गति को प्राप्त किया, और वहीं से हमारा राजपाट ख़त्म हो गया। वहाँ से उसके बाद अंग्रेज़ों ने बार बार हमला किया और बहुत कुछ ताड़ना किए। हम अपना इतिहास पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं कितना ख़तरनाक युग था अंग्रेज़ जब यहाँ कब्जा किए भारत देश में। तो लेकिन आदिवासियों ने कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेके, डट कर उनका मुकाबला किए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपना ज़मीर को ज़िंदा रखा। लेकिन आज हम बड़े नेताओं के सामने अपना कर्मा नृत्य को उन के स्वागत में नाच गान के लिए यूज कर रहे हैं। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अपना संस्कृति को खेल नहीं बनाना चाहिए। इसे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश जाएगा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, और उरांव जनजाति की पहचान को मैं बता रहा हूँ क्या है। उरांव जनजाति प्राकृतिक चीज़ खाता है, इसलिए उरांव संस्कृति आज भी उरांव जनजाति के लोग 80 से 100 साल जीते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, हमारे जो मतलब कि 1900 से इधर जो पैदा हुए हैं उन लोग, बहुत लोगों को देखा हूँ मैं 110-20 साल तक जीते हुए। तो उन लोग क्या खाए थे जो इतने साल जिए? तो हमारे उरांव जनजाति की संस्कृति का खाना को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये यहाँ जामुन दिख रहा है, यहाँ महुआ दिख रहा है, आम दिख रहा है, ये पेड़ है, यहाँ कटहल दिख रहा है। मेरे अगल बगल ये पेड़ दिख रहे हैं, उसको मैं दिखा रहा हूँ। और करंज तेल, और ये डोरी, ये इसमें तेल और फूल दोनों मिल जाता था, तेल फूल। तो ये महुआ है। जब भी कम बारिश हुआ और उरांव जनजाति जब अपना गांव बसाया, तो गांव बसाने के लिए पोखरा का निर्माण किया, कुआं का निर्माण किया, और आज हम बोर खुदाई कर करके हम 12 मास खेती कर रहे हैं। यहाँ भी खेती में धान लगा हुआ है। हम पीने के पानी को भी बहुत ज़्यादा खेती के रूप में बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी आने वाले दिनों में इसका परिणाम हमें, हमारे पीढ़ियों को और हमें खुद भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जल स्तर हमारा नीचे जाते जा रहा है, कुआं सूख रहा है। तो समझ सकते हैं पानी का किल्लत अगला आने वाला है। अभी तो गैस और पेट्रोल हम दूसरे देश पर डिपेंड थे, ये हमें अभी पता चला। तो मैं अभी बात कर रहा था, अभी जो जितना भी पेड़ पौधा दिखाया ये तो बहुत कम है। उसके बाद खजूर भी है, खजूर, तेंदू, फिर भेलवा, और बहुत सारा जितना भी फल दिखता है, खुट्टा जिसे बेल कहते हैं। मौसमी फल का इसीलिए सेवन करना चाहिए कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा इम्यून बूस्ट होता है, ताकतवर बनता है। तो सर्वप्रथम महुआ को क्या करते थे, आजकल हम इसका सबसे ज़्यादा व्यावसायिक यूज, इसका दारू बनाकर इसका बेचना हो रहा है। कम से कम इसका लगभग हर जगह अलग अलग रेट है। लेकिन अगर दारू की बात करें तो महुआ का फूल को सड़ाकर बिच्ची दवा से इसका एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, जिसे आदमी पीकर खुद प्रधानमंत्री बन जाता है। और यहीं से
उरांव समाज का बर्बादी भी शुरू होता है, क्योंकि इसे दवा और दारू के रूप में हमारे पूर्वजों ने यूज किया। इसे जब भुखमरी आई तो इसे उबाल उबाल कर और अपना इम्यूनिटी और अपना ताकत बढ़ाने के लिए इमली के बीज को चतरा कर, छिलका उतार कर, इसके साथ इसे बढ़िया साफ़ सफाई करके इसे उबाल कर नाश्ते के रूप में डेली खाते थे। आज आप सभी लोग कितने घर में ये करते हैं? ये सबसे मुख्य आहार हुआ करता था। और अभी जितना भी फ्रूट आएंगे, डुम्बारी हो गया, बड़ा आ गया, पकरी आ गया, ये जो फूल वाले, ये भी महुआ भी फूल है, ये जितना फूल वाले हैं इसे हम सुखा कर रखा जाता था और इसे बरसात के दिनों में इसका फुटकल इसको भूंज कर भी खाते थे और उसे तो सूखा ही खाया जाता था या फुला कर भी खाते थे। तो यही हमारे पूर्वजों और अभी भी अब इसे खाएंगे तो ये ताकत का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जितना भी फूल चीज़ और ये रेशेदार चीज़ हम खाते हैं तो हमारे आधा उसका जो मिनरल रहता है वो छोटी आंत में पच जाता है, लेकिन जो उसका मुख्य फाइबर रहता है वो हमारे बड़ी आंत में जो गट बैक्टीरिया हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम आता है। और एक चीज़ जो मुख्य था, जो आज भी हमारे छत्तीसगढ़ का पहचान है, धान का कटोरा। धान से चावल बनाया जाता है और चावल भी बनाने के लिए हमारे पूर्वजों के पास आज भी है हमारे घर में। और पहले पुरखे क्या करते, ढेंकी का यूज करते थे। ढेंकी को कूटने से ये टखना का, हमारा एड़ी का एक्यूप्रेशर पॉइंट और हमारे पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही अच्छा रहता था। वो नांगर जोतने जाते थे उससे भी अच्छा रहता था। और महिलाएं गोबारी चाली करती थी तो टच होता था गोबर के लेप में, और गोबर के लेप से ही अपना घर का साफ़ सफाई आज भी करते हैं उरांव संस्कृति में। कौन तो उसका गोबर का भी बहुत महत्व है हमारे उरांव संस्कृति में। घर बनाने से लेकर घर की साफ़ सफाई रखने तक उसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं खाने पीने की बात करूँ तो सबसे पहले खाने पीने का बता देता हूँ। और चावल जो ढेंकी से कूटते थे तो चावल का जो, उसमें भी चावल सबसे ज़्यादा क्या खाते थे, उसना चावल खाते थे। अरवा बहुत कम खाते थे। अरवा जो पतला दाना रहता था उसका अरवा चावल खाते थे। और आज हमने कोदो और कुटकी का उत्पादन लगभग समाप्त ही कर दिया। अभी सरकार इसको बहुत प्रोत्साहन दे रही है और कोदो कुटकी का भी दाम जब से डायबिटीज़ और शुगर में काम करता है बोल के जाने हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ही फाइबर पाया जाता है। और हमारे माइक्रोबायोम, जो हमारे अतड़ी बड़ी आंत में पहले 10,000 प्रकार के बैक्टीरिया रहते थे और हमारे शरीर को 150 से 200 साल तक ज़िंदा रखने की क्षमता रखते थे, आज हमने उसे एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई ले लेकर हम अपना खुद ही बैक्टीरिया का आत्महत्या करवा दिए। तो हम आजकल इंसान का एवरेज उम्र कितना रह गया, 50 से 60 साल जी गया, तो फलाना आदमी बहुत जिया हम सोचते हैं। तो दोस्तों, और अब आजकल जितना भी बीमारी का जड़ है वो हमारे गट बैक्टीरिया के स्वास्थ्य खराब होने के कारण ही है। और हम दुनिया भर का तो लेते हैं, आजकल हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत अपना रहे हैं। जितना भी पैकेट फूड है, खान पान है, फास्ट फूड है, और जितना भी हम ताज़ा टमाटर खाते थे, ताज़ा हरा साग सब्जी खाते थे, वो आजकल भी गांव में तो खाने मिल जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में एक प्रचलन ये बहुत बढ़ गया है, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, तला भुना चीज़, वो खा कर हम अपना गट बैक्टीरिया को, और सबसे ज़्यादा मैदा चीज़ खाकर भी हम अपने बड़ी अतड़ी को बहुत कमज़ोर कर दिया है। जब आपका कारखाना ही सही नहीं रहेगा तो आप कितना साल जिएंगे? और इसका सर्विसिंग ही कहाँ कराते हैं हम अपना बॉडी का? तो दोस्तों, हमारे पूर्वज अपना शरीर का सर्विसिंग कराते थे खूब धूप में मेहनत पसीना करके, पसीना बहाकर। आजकल पसीना निकलता ही नहीं है।
निकलता भी है तो ये यहाँ से बस निकलता है काँख से। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो ये खान पान के बारे में, अभी चावल के बारे में बता रहा था। तो चावल को शाम को ज़्यादा बनाते थे ताकि सुबह भी उसे बासी खाना बनाकर खाया जा सके। जो माड़ रहता था उसी से उसे भोकरा देते थे और उसे सुबह रात भर छोड़ देते थे। और वो बर्तन कौन सा यूज करते थे? बर्तन हमेशा हमें हमारे पूर्वज लोग मिट्टी का किए हैं। उसके बाद कांसा आया। मिट्टी और कांसा हमारे 150 साल रोग मुक्त जीने के लिए आज भी मदद कर सकता है, यदि हम पुराने ज़माने में लौटते हैं तो। और आग से जो पकाते हैं लकड़ी से खाना, तो जो चीज़ धीरे धीरे पकता है तो उसका पौष्टिकता नष्ट नहीं होता है। ये आज हमारे वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। और सिल्वर और तांबा ये सब ऊष्मा का सुचालक होता है और ये बहुत ही जल्दी गर्म होता है। और हमारे जो पोषक तत्व हमको मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी पाने के कारण नष्ट हो जाता है। वैसे ही कुकर है, तो दाल बनाते थे तवा में और सब्ज़ी बनाते थे उसको भी तवा में बनाते थे। और मिट्टी का कढ़ाई भी आता था और हंडी भी आता था। हंडी का पानी पीते थे। और हम अपने घर आस पास अगल बगल झाँक लीजिए, उसमें कितना परिवर्तन आ चुका है। और वही हमारे कारण है बीमार होने का, क्योंकि हम जितना भी चीज़ प्रकृति से लेते हैं वो जिस रूप में है, अगर हम उस रूप में नहीं लेते हैं, उसे विकृत करके लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में विकृति ही उत्पन्न करेगा, बाधा ही उत्पन्न करेगा। वो हमें स्वास्थ्य कहाँ से प्रदान करेगा? क्योंकि पानी को जिस बर्तन में रखा जाता है उसमें उसी का गुण आ जाता है। ये भी प्रमाणित हो चुका है वैज्ञानिकों को द्वारा। तो सबसे उत्तम पानी पीना है, कुआँ का पानी पीना है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है। और अभी हम बोर का पानी पी रहे हैं, उसमें ना तो हवा पड़ रहा है ना प्रकाश पड़ रहा है। और हम अपने आप को प्राकृतिक कहते हैं। और हम आज रोज़ गर्म खाना खा रहे हैं, बासी खाना लगभग छूट ही गया है। यदा कदा कहीं कहीं खाने को मिल रहा होगा, क्योंकि जब से गैस आया है आदमी को ताज़ा खाने की आदत पड़ गया है। आदमी ताज़ा खाने के चक्कर में दिन भर मुरझाए रहता है। और आप मेरा उम्र गैस करके बताइए कि मैं कितना उम्र का लगता हूँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ। तो आप उम्र गैस करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों उसके बाद ये तो खाने पीने का बात हो गया। और जो नहीं खाना पीना है उसे आज हम धड़ल्ले से खा पी रहे हैं, नशा पान कर रहे हैं, गुड़ाखू खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं और दारू पी रहे हैं, हड़िया पी रहे हैं। ये सब भी हमारे पुरखा करते थे, तंबाकू भी खाते थे, गुड़ाखू भी घिसते थे। लेकिन आज का युवा और आज का जो भी पीढ़ी है, जितना नशापान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उतना हमारे पूर्वज फंसे नहीं थे। काम करते थे और अपना थकान दूर करने के लिए शाम को एक पैग अर्घी भी लेते थे। लेकिन अर्घी विशेषकर विशेष समारोह होता था उसमें यूज होता था, या कुछ पूजा पाठ चलता था उसमें। और अधिकतर सबसे ज़्यादा यूज होता था हंडिया का, जिसे हम झारा कहते हैं, झारा बोथा कहते हैं, वो जो आज भी प्रचलित है। और यही चीज़ हमारे राजा महाराजा को डुबा ले गया, लेकिन हम इसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अर्खी झराती राजी नम है डूबरा, नींद छोटे अम्बोई का माला बोलते हैं। हम छोटे को तो समझाते हैं, लेकिन बड़े लोगों को भी नशा पान से दूर रहने का आवश्यकता है। और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं आधुनिकता की अभी बात करूँगा। ये पुरखा पति लोगों का बात किया, ढेंकी कूटना से लेकर खान पान से लेकर हमारी संस्कृति, हमारे त्यौहार को बहुत ही पारंपरिक ढंग से मनाया जाता था। ढोल बाजे मांदर और झांझ के साथ मनाया जाता था। और मुँह से इतना जोर गीत गाते थे कि दूसरे गांव में सुनाई देता था। आजकल तो मात्र एक एक गांव में 4-5 लोग गाने के लिए बचे हैं, क्योंकि हमारे पढ़ा व्यवस्था में धूमकुड़िया था, उसमें गाने बजाने जितना भी कलाकृति कला रहता था, मिट्टी छापने की कला, क्योंकि हमारे पुरखा लोग घर मिट्टी से बनाते थे और खपरा उसको पका के उसको छारते थे
और मिट्टी, लकड़ी और इसी से ज़्यादा घर बनाया करते थे। ये क्या है, वेंटिलेटर की तरह काम करता था। गर्मी में ठंडा का प्रदान करता है और ठंडा में गर्मी प्रदान करता है और बरसात, धूप सबसे बचाए रखता है। तो दोस्तों, हम अभी इसे भी छोड़ दिया, हम अभी वेंटिलेटर घर में पसंद करते हैं। कौन बार बार मिट्टी छुए, मिट्टी गंदा चीज़ है, गोबर से लिपना पड़ेगा और उसे साफ़ सफाई करना पड़ेगा साल भर में। तो उससे अच्छा बिल्डिंग घर बना लो, फुर्सत रहो और बिल्डिंग घर में रहकर अपना ऑरा, अपना जो तेज है उसे डिस्चार्ज कर दो। बहुत अच्छी बात है। अभी भी इधर मैं 2-3 घर दिखा सकता हूँ। जब से सीमेंट आया, अंग्रेज़ों ने सीमेंट लाए, सीमेंट का आविष्कार जब से हुआ, पत्थर से, हम पत्थर के घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आदिवासी से नॉर्मल साधारण इंसान, उच्च वर्ग इंसान बनने की पहली निशानी यही है। और आजकल जो घर घर में बीपी, शुगर, थायराइड, जितना भी शरीर का बीमारी है जो नहीं फैलने वाला बीमारी है, यहाँ तक कि कैंसर, ये सब का जो मुख्य वजह है वो है पक्का का घर और ये रबड़ का चप्पल। हमारे पुरखा चप्पल को उरांव से खरपा कहा जाता है और एक खरपा भी पहनते थे, लकड़ी का बनाकर पहनते थे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। और बीमार ना होने का कारण उन लोगों का वही रहता था। और जड़ी बूटी में भुइनीम का काढ़ा पीते थे। जड़ी बूटी का बहुत सारा ज्ञान था और अपना दांत को मजबूत रखने के लिए इस महुआ का ही दातुन किया जाता था। और आज भी अगर आपका दांत दर्द करे तो आम का पत्ता, महुआ का पत्ता और बीह का पत्ता को आप चबाकर थूक दीजिए, तो आपका दांत का जितना भी परेशानी रही, या तो मसूड़ा का समस्या होगा या तो आपका दतली भी खा रहा होगा, तो आप इसे एक बार चबाकर इसका पत्ती को थूक दीजिए या इसका रस को निगल भी लीजिए तो ये भी काम करेगा। और आदिवासियों का सबसे लंबा उम्र जीने का राज था गुड फैट। तो गुड फैट के रूप में घी के अलावा इस डोरी के तेल का यूज करते थे। इस डोरी के तेल में इतना प्रोटीन, मिनरल और इतना अच्छा सैचुरेटेड गुड फैट रहता था जो इंसान के ये चमड़ी, इसको लगाने का काम भी करते थे और खाने का भी काम करते थे। तो आजकल जो बाल पक रहा है, मिनरल ऑयल को हम खा भी रहे हैं और सिर में लगा भी रहे हैं। रिफाइन तेल खा के अपना जीवन झंड कर रहे हैं। तो आज भी उतना देरी नहीं हुआ है और उतना संसाधन का कमी भी नहीं हुआ है। तो आज हम ये काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। और अचार बनाकर तो ये आम का रखते ही थे, उसके अलावा टमाटर का अचार बनाते थे, टमाटर की खेती भी करते थे। और आजकल आधुनिक युग में इतना संसाधन होने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद हम किस ओर जा रहे हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ दवाई भी आई, हम बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है और इतना सारा दवाई उपलब्ध है, फिर भी आज समाज के अधिकतर लोगों को, बड़े बड़े लोग को देखेंगे कि बड़े बड़े बीमारी से ग्रस्त हैं। आजकल बीपी, शुगर, थायराइड, दिल का बीमारी, ये सब बहुत छोटा बीमारी नहीं रह गया है, बहुत बड़ा बीमारी रह गया है। क्योंकि हम प्राकृतिक से अप्राकृतिक हो गए हैं। जो मिट्टी के घर में रहते थे तो उसमें अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है, जिसका नहीं है। हम लोग सो के देखिएगा, एक दिन अधिकतर ज़मीन में ही सोते थे और चटाई का निर्माण पूरा समाज खुद करता था, खटिया भी बना लेता था। मेरा दादा तो बहुत बनाने जानता था, लेकिन मैं देखा नहीं हूँ ठीक से उसको। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाएगा, ये मेरा मानना है। और खजूर खाते थे, खजूर से भी अभी खजूर फलेगा और तेंदुआ भी फलेगा, ये बेल सबको। तो अभी जितना भी वनस्पतिक चीज़, फ्रूट का फ़ायदा तो बहुत पहले से हमारे युवा वर्ग भी जानते हैं। और अभी एआई का ज़माना है, वो भी बहुत सारा पानी खर्च करके हैं। हमारे इंसान लोगों ने भी एआई का निर्माण किया, उसमें आप चुटकी बजाते ही आप कुछ भी क्वेश्चन का आप हल ढूंढ सकते हैं।
तो अपने उरांव समाज का भी क्वेश्चन गूगल से पूछिए, वो भी उसके बारे में बताएगा, पूरा जानकारी रख देता है। तो मुझे ज़्यादा समझाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमारे पुरखे लोग कैसे होशियार थे और हम कैसे अपने आप को बेवकूफ़ घोषित कर रहे हैं। ये अभी के पढ़े लिखे, हमारे पूर्वज तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। कुआँ का निर्माण किया जल का संरक्षण के लिए, प्रकृति का पूजा किया साल पेड़ का। और साल पेड़ का महत्व इस खद्दी पर्व में, अभी खद्दी पर्व चल रहा है, बहुत जगह मना रहे हैं। क्योंकि पहले लाइट का व्यवस्था नहीं था और अमास के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते थे, और जितना भी शुभ कार्य होता था पूर्णिमा के दिन। हमारा जितना अधिकतर त्यौहार पड़ता है उसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में विशेष शक्ति रहता है, और उसी से हमारा ये जीवन कंट्रोल होता है। महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है 28 दिन का, उसका चाँद घटता बढ़ता है, और चाँद के हिसाब से ही हमारे पूर्वज अपना जो शुभ मुहूर्त कहते हैं ना आज हम, वही निकाल लेते थे। तो बहुत ही वैज्ञानिक थे, और हम दूसरे देश के वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे हैं और अपने देश के वैज्ञानिकों को, अपने पुरखों को नकार दे रहे हैं। और यही गलती आज के समाज का बिखराव बन चुका है, और इसी को हम पहले पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते थे। धूमकुड़िया जो उरांव समाज का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, लड़की लोगों के लिए पेल धूमकुड़िया और लड़कों के लिए जोंक धूमकुड़िया, और उसमें जो टीचर रहेंगे वो भी लड़कियों के लिए लड़की टीचर रहती थी और लड़कों के लिए लड़का टीचर रहते थे। इसमें कैसे खेती बाड़ी करना है, कैसे गाना बजाना है, किस मौसम में कैसे गाना बजाना है, कैसे जीवन जीना है शादी के बाद, और लड़की लोगों को ससुराल में जाके कैसे काम काज रखना है, कैसे अपने सास ससुर की सेवा करना है, कैसे गीत गाना है, और गोदना भी गुदवाते थे। गोदना का तभी उतना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उतना नहीं जान रहा हूँ, लेकिन गोदना गुदवाते थे शादी से पूर्व ही। तो शादी भी एकदम प्राकृतिक ढंग से होता था, 9 ठे मड़वा गाड़ते थे, और उसका रस्म पहले का शादी और आज का शादी में बहुत अंतर आ गया है। अभी डीजे इसमें प्रवेश कर गया है, हम दूसरों के गाने बजाए हुए से नाचते हैं। पहले शादी सुदड़ बेंजा होता था और ढुकू बेंजा होता था, 2 प्रकार का बेंजा अभी तक मेरे को पता है। और इसमें मतलब गौना विवाह इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी से, मतलब लड़की का मूल्य निर्धारण करके वर के लिए लाया जाता है। और एक ठीक घरजिया शादी भी होता है, जिसके घर में लड़की हैं और उन लोग घरजिया रख के शादी करते हैं, उसे घरजिया शादी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो नहीं बता सकता जब तक आप कमेंट के माध्यम से नहीं बताएंगे। और आधुनिक भारत का दारू के बाद दूसरा नशा है सोशल मीडिया का। अभी हम जो चीज़ उरांव जनजाति में एक थी, ये कॉमन बात है कि हमें जो चीज़ अच्छा लगता है पसंद आ जाता है, हम उसे बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। उसमें से एक अभी धर्म परिवर्तन है, वो भी वही उसी के कैटेगरी में आता है। और जो हम सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, और अपने बच्चा रोता है तो क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। और जब से ये रील सिस्टम आया है, तब इंसान का समय ऐसा खा गया है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। तो ये सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करें और ज्ञान देने के लिए करें, फालतू चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि अभी कुछ भी आप सरकारी नौकरी करना चाहेंगे तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है। मैं तो शासकीय नौकरी में हूँ भाई, मैं अपना परिवार उसी से चला रहा हूँ, उसका बुराई नहीं करूँगा। अभी सरकार क्या है, नौकरी नहीं दे रहा है, तो आजकल के युवा वर्ग को पढ़ाई, विद्या, अध्ययन, ज्ञान के साथ साथ टेक्निकल रूप से बहुत ही विकसित होना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आधुनिक भारत आ रहा है, अपने संस्कृति को के साथ साथ अपना टेक्निकल ज्ञान को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और हम आधुनिकता के चक्कर में अब हम मानव
विनाश के अंतिम पायदान पर पहुंच गया है और इससे ज़्यादा क्या विकास करेगा। जितना रेप केस और जितना मर्डर केस देखने को मिल रहा है उससे तो मानवता ख़त्म ही होने वाला है ऐसा लग रहा है। बाकी हमारे अभी भी इंसानियत थोड़ा बहुत ज़िंदा बचा है, इसलिए ये दुनिया बची हुई है। और जिस तरह से युद्ध के हालात हमारे देश में बने हुए हैं तो हमारे उरांव समाज को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं तो आज मिट्टी को प्रदूषित कर चुके हैं, हम अपना परंपरागत खेती छोड़ चुके हैं। अब वो समय के साथ इंसान बदलता है वो तो सही है, लेकिन ये परिवर्तन हमें किस विनाश की ओर ले जाएगा ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पूरा दुनिया अभी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कब पूरा फट जाए और कब हम धरती के अंदर समा जाएं, उससे पहले, मरने से पहले जीने से ज़्यादा मरना ज़्यादा कठिन है कहते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है जानना, क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हो गए और हमें जो छोड़ गए, हमें जो कुछ सीख दे गए, हम उन्हीं को बस याद करते हैं। नहीं तो आज मैं आपका 5वां पीढ़ी का नाम बताओ बोलूँगा, 10वां पीढ़ी का नाम बताओ बोलूँगा तो आप भी बता नहीं पाओगे, क्योंकि आज हम समाज को जो देंगे, हम जो दिया रहेगा उसी, जो देने वाला है उसी को याद रखा जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप अपने समाज को जो चीज़ दे सकते हैं वो अवश्य दीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा, लंबा हो ही जा रहा है। और क्या कहूँ, अपने उरांव कुड़ुख बोली भाषा को बोलने से मत लजाइए। अमाला जरा नाम है कुड़ुख कत्था किस नाम है आदिवासी मन्ना, और जो रीति रिवाज आदि पहचान है के नाम है कुड़ुख बोली भाषा। इदन नमागे एकसान किसु कत्था कचना खरना बानानु नमा लजरना मल्ला। और अभी ता विडम्बना नाम है ईदिम है के कि नाम है कुड़ुख बोली भाषा बन किस कमजोर नादा तीनों नाम हिंदी इंग्लिश और यहाँ फारसी कैक बारन ही भाषा बन मिक्स नानाची आदत इन्नो मेसाची आदत जमन। तो नाम गा प्रदूषण नाम है बोली भाषा बन नामिम आदत। तो नमागे कुड़ुख अबन कुड़खार अबन उज्जिताना नाम है पीढ़ी अबन इंद्रा हन्नी जवाब ची उतना हन्नी नाम जिका थोले इंद्रा जवाब ची उतना आगे हो इन्ने रहचार नाम है पुरखार नाम हो इन्ने मरादत इंद्रा बदलाव मानो नाम है। तो नासा पाना बन अम्बा एंग है आखिरी उत्तीय सीधी में के वीडियो ही कि बढ़िया पढ़ा लिखा और आयंग बंग ही सेवा नना समाज ही सेवा नना और नशा पानती गिच्छा रहा। नशा पान को लिमिट में पिएं खाएं, जितना हो संभाल सकते हैं उतना। और मैं तो कहूँगा कि जब तक नशा से दूर नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। पंगु बना देते हैं नशा इंसान को। और शिक्षा रूपी शेरनी का जिसने भी दूध पिया है वो हर जगह दहाड़ा है। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो धुमकुड़िया को दोबारा ज़िंदा करने की आवश्यकता है। हमारे महानुभावों उरांव समाज के अधिकारियों पदाधिकारियों दीवान बेल सभी से विनम्र आग्रह है कि धुमकुड़िया व्यवस्था को शुरू किया जाए। सरकार तो 5वीं से 8वीं तक ऐसी पास करके साक्षर बना रहा है, तो इसलिए हमें प्राइवेट स्कूल भी खोलने की आवश्यकता है। कम से कम 5वीं तक तो हम जितना भी रीति रिवाज परंपरागत है 5वीं से 8वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूल खोलकर हम ये शिक्षा हम इतना देने में अभी भी सक्षम है, यदि हमारी इच्छा शक्ति जागे तो मैं मनमोहन भगत इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं जो भी कहा, जो भी मेरा नॉलेज था उसके हिसाब से बताया। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जितना भी फास्ट फूड है हमारा रीति रिवाज परंपरागत अस्मा जो बनाते हैं उसका घर में बच्चों को उसका आदत डालें। पैकेट बंद चीज़ों का जितना हो सके इमरजेंसी में यूज करें। मैं मत खाएं तो नहीं, खाना मना तो नहीं करूँगा, लेकिन उसका
लिमिट यूज़ करें, जब इमरजेंसी पड़े तभी यूज़ करें, नहीं तो घर का परंपरागत दाल चावल खाना रोटी सब्जी है। रोटी भी शाम को उसे चावल का आटा का पेस्ट को फुलाकर छोड़ दें, उसको सुबह बनाकर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जिसे आयो पापा भी बना सकते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं तो बन जाता है। और नशापान से दूर रहें, और ये नशापान हमारा पहचान नहीं, हमारी कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। ये मेरा सभी मेरे दर्शक बंधुओं से आग्रह है, और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली में देख रहे हैं उससे भी आग्रह है कि नशा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तो इससे दूर ही रहें, यही अच्छा होगा। और अपने और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अभी मैं आज जितना भी खाने पीने का चीज़ बताया वो गट बैक्टीरिया को ज़िंदा रखने, अच्छा रखने। आप अपने पेट को सही रखेंगे तो पेट ही हमारा भगवान है, वो आपका रक्षा करेगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरा उम्र कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगा ये भी अवश्य बताएं। तो मैं आप सभी से लेता हूं विदा। जय जोहार। दव पैरी दव उल्ला जमर ही उल्ला बने रहो। और सभी को खद्दी पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी अपना प्रोग्राम लाऊं, अपना विचार व्यक्त करूं, तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए और मेरे को बार बार बताना ना पड़े। तो दोस्तों, जय जोहार। तो फिर मिलेंगे अगले संडे को, या तो 2 अप्रैल को सरहुल है, खद्दी पर्व है, पूप पर्व है। तो अनु अपना जे भी खद्दी डंडीर ईदन पाड़ के और खेल झोल के झेंझस के नगेड़ा पस के ढोलकी पस के और बने बेच के। तो एका से लग गया इंघा वीडियो तेंके हरो तेंगोर होले किस एन और इन वीडियो काम अंगोन इन्ना जे इंघा बाई थी इंघा जिया ती जे भी खादान निम्हे यूट्यूब ही माध्यम ती निम्हे सामने अड़स्ता नहीं प्रयास नंजकन कोशिश नंजकन। तो ठीक रही वीडियो लंबा मन करेंगे है डाटा हो बग्गे मल्ला एन उयादन जो